आदरणीय रमाकांत श्रीवास्तव जी को प्रणाम करता हूँ और साहित्य अकादमी को इस बात की बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण लेखक पर एक सम्मानजनक कार्यक्रम किया, बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया। इस तरह के कार्यक्रम होते रहना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को और हमारे समय के लोगों को पता चल सके कि वो किन के समय में रह रहे हैं। सम्माननीय मंच और आदरणीय मित्रों, आप सभी, थोड़ा संकट है मित्रों। मैं भोपाल से आया हूँ और भोपाल में लगातार कुछ न कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं, बहुत प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं। मैं ज़्यादातर ऐसे कार्यक्रमों में जाना पसंद करता हूँ जिसमें घटिया कहानियों के बारे में बातचीत होती है, तो वहाँ जाने में मुझको सुविधा रहती है, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत सारी ऐसी बातें भी कह देता हूँ जो उनकी समझ में नहीं आती हैं। हालांकि मेरी भी समझ में नहीं आती है, लेकिन मैं कहता रहता हूँ और वो बहुत सम्मान से और प्रतिष्ठा से उसको सुनते रहते हैं, तो ये आपको संतुष्टि होती है और अच्छा लगता है। अब यहाँ बहुत कठिन समय है मेरे लिए कि मुझे रमाकांत श्रीवास्तव जी जैसे बड़े कथाकार के बारे में बात करना पड़ रही है, और जो कुछ भी मैं कहूँगा मैं बहुत भारी मन से कहूँगा, क्योंकि इतना बड़ा कथाकार, इतनी अच्छी कहानियाँ लिखी जैसी कहानियाँ मैं अपने जीवन भर में कभी लिख नहीं पाया। तो मित्रों, मेरे ख्याल से आपकी सहानुभूति मेरे साथ होना चाहिए। और वैसे मेरे लिए यह एक कौतूहल का प्रसंग है कि किसी कथाकार की कथा भूमि में प्रवेश किस तरह से किया जाता है, उस कथाकार की क्या पृष्ठभूमि रही है, उसने किस तरह से लिखना शुरू किया, कौन सा वो वातावरण था, तो मुख्य रूप से उसके बचपन का समय सामने आता है। ये हमारे सभी लोगों के बचपन का समय आता है जब हम चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और अपने तरीके से उनको जांचते परखते हैं, उनके इम्प्रेशंस हमारे दिमाग में आते रहते हैं। एक लेखक का भी वही होगा और उसी तरह से मेरे ख्याल से रमाकांत जी का भी रहा होगा कि उन्होंने बचपन अपना बहुत अचरज और कौतूहल से देखा होगा। लेकिन एक फर्क होता है, हम चीज़ें देखते हैं और उनको भुला देते हैं, लेकिन लेखक वह होता है जो उन चीज़ों को भुलाता नहीं है, वो उसके दिमाग में, उसके दिल में लगातार बहुत सारी परतों में वो अंकित होता रहता है, संचित होता रहता है। और फिर हम वह जो लेखक है अपने लेखन में उनको, उन स्मृतियों को, उन विस्मृतियों को कहीं तरह से सजो करके लाता है और फिर लिखता है। रमाकांत जी का जब हम लेखन देखते हैं तो एक बहुत अनोखा और विविध संसार हमको मिलता है। इतने सारे पात्र मिलते हैं। अधिकतर मैंने लेखकों को देखा है कि वे बहुत कम पात्रों से काम चला लेते हैं और लगभग मोनोटोनस लेखन भी उनका रहता है। एक ही थीम पर 4 से कहानियाँ लिख देते हैं या 4 से थीम पर एक कहानी लिख देते हैं। इस तरह का कुछ धार्मिक करते हुए लेखक प्रगति के पथ पर बढ़ता चला जाता है। लेकिन रमाकांत जी का की मैंने बड़ी खासियत देखी कि उनका जो हर पात्र है वो दूसरे पात्र से अलग है, अनोखा है, अनूठा है और अपनी जगह वो हमारे भीतर धीरे धीरे बनाता जाता है। इसमें उनके शब्द, उनकी भाषा, ये तो उनका साथ देते ही है। रमाकांत जी उसकी भाव भंगिमा भी जिस तरह से प्रकट करते हैं, ये ऐसे बिरले लेखक ही करते हैं। वो उन अपने पात्र के साथ जिस तरह से ट्रीट करते हैं, वो किस तरह से हंसता है, किस तरह से बात करता है, किस तरह से पान खाता है, किस तरह से सिगरेट पीता है, किस तरह से वो चापलूसी करता है, किस तरह से वो अहंकार दिखाता है, ये तमाम चीज़ों के बारे में वो, ये जो ऑब्जर्वेशन की स्थिति है ये हमारे लेखों में बहुत कम पाई जाती है। और मैं नए लेखों से कहूँगा कि उनको रमाकांत जी से ये सीखना चाहिए। मैं क्या मानता हूँ, आप सभी मानेंगे कि रमाकांत जी के कथाओं के केंद्र में मध्य वर्ग है, निम्न मध्य वर्ग है।
और निशाने पर उच्च वर्ग है, बुर्जुआ वर्ग है। ये जो पृष्ठभूमि कैसे किस तरह से निर्मित हुई, इसमें विचारधारा का तो कुछ मामला बनता ही है, लेकिन उन्होंने अपने बचपन से चीज़ों को जिस तरह से देखा और ये फर्क महसूस किया कि जो होना चाहिए और जो हो रहा है उसके बीच में जो फर्क है वही एक लेखक की पूंजी है और वही उसको लिखना है। इसलिए ये फर्क बहुत साफ तौर पर रमाकांत जी के लेखन में सामने आता है। और निम्न मध्य वर्ग की जो विपदाएं हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उनकी कुंठाएं हैं, समस्याएं हैं, उनकी गिरावट है, उनकी ऊंचाई है, उनकी निचाई है, ये सब तमाम भावों का जो उद्रेक है वो उनकी कहानियों में आता है। और इस तरह से वो उस वर्ग की प्रतिष्ठा करते हैं और ऐसा करते हुए वो उच्च वर्ग और जो बुजुर्ग वर्ग है उसको बहुत तरीके से निशाने पर लाते हैं। अग्रवाल जी ने अभी अंतिम प्रणाम कहानी का जिक्र किया कि बड़ी ताज़ा कहानी है। वो कहानी इसी बात को बताती है कि किस तरह से एक पूंजीपति परिवार शमशान को इतना सुंदर बनाना चाहता है कि लोगों को वहां जाकर के मरने में अच्छा लगे। ये केवल एक शमशान की या एक पूंजीपति परिवार की बात नहीं है, ये देश की बात है जहाँ पर इस देश को इतना सुंदर बनाया जा रहा है कि लोग मरना चाहें तो उनको देश की सत्ता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक शमशान ऐसा बनेगा जिसमें तमाम फूल होंगे, पौधे होंगे, बहुत सुंदर होगा, ये होगा, ऐसे पर्दे लगाए जाएंगे ताकि गरीब बस्तियों को पता ही ना चले कि ऐसा भी कोई मरने वाले को ये ना लगे कि मैं किस दरिद्र बस्ती से जा रहा हूँ। तो ये जो तमाम चीज़ें वो जिस व्यंग में वो कहते हैं वो व्यंग उनका बड़ा सख्त और बड़ा कठिन व्यंग होता है और वो सीधा सीधा करके छाती पर जा करके चुभता है। वो अपने व्यंग करते हुए अपने पात्रों से तो का ट्रीटमेंट करते हुए वो जो चुहल करते हैं वो चुहल उनकी भाषा का अलंकार है और उस चुहल में हमको हंसी भी आती है, लेकिन बाद में जो तकलीफ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैं उनको मैं ये मान करके चलता हूँ कि रमाकांत जी मुख्य रूप से किस्सा गो हैं। वे अपनी कहानियां उस अद्भुत निसंगता से बयान करते हैं जिसकी दरारों में उनकी पक्षधरता रह करके झलकती है। कहने को तो बड़े सादे तरीके से वे अपनी बात कहते हैं, कहानी का में हमारा प्रवेश भी उसी तरह से कराते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पर ऐसे अवसर आते हैं कि हमें पता चलता है कि लेखक संकेत कहाँ कर रहा है। तो ये जो किस्सा गोई है, ये किस्सा गोई हिंदी साहित्य में अब धीरे धीरे कम होती जा रही है और इतने मनहूस किस्म के निबंधनुमा कहानियाँ आने लगी हैं कि आपको पढ़ करके नींद भी आ सकती है और आप कोई दूसरे स्वप्न भी देख सकते हैं जिसमें लेखक को कोई एतराज नहीं। लेकिन रमाकांत जी अपने इस ध्येय में बहुत एकाग्र हैं कि बात ऐसी कहनी चाहिए, इस तथारथ के साथ कहनी चाहिए, इस पठनीयता के साथ कहनी चाहिए, इस रसात्मकता के साथ कहनी चाहिए कि लोगों के भीतर वो धीरे धीरे प्रवेश करती जाए और उसके भीतर के जो तीर हैं, जो उसकी कटाक्ष हैं, वो सब तीक्ष्ण होकर के पाठक को मन में ग्रहण भी करते रहें उसको। तो मैं किस्सा गोई को कहानी का सबसे बड़ा तत्व मानता हूँ। अगर कहानी में कहानीपन ही नहीं है तो वो फिर कहानी नहीं है। हमारी कहानी इसलिए जीवित है क्योंकि उसमें किस्सा गोई है, उसको हम किस्से के तौर पर जानते हैं, उससे हम कुछ बातें जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और उसको अमानत के तौर पर अपने दिलो दिमाग में रखना चाहते हैं। रमाकांत जी इसमें हमारी बहुत मदद करते हैं। मैं रमाकांत
गांधी की कहानियों का मैं बड़ा पुराना पाठक रहा हूँ और मैंने पाया कि उनकी रचनाओं में परसाई जी जैसा तेज सच सैटायर है और रविंद्रनाथ त्यागी का ह्यूमर है। परसाई जी के लेखन में अपना एक अलग तेजाबी किस्म का सैटायर था और रविन्द्रनाथ त्यागी का जो व्यंग्य जिन्होंने पढ़े होंगे वो महसूस करते होंगे तो उसमें एक बड़ा हाथ से बहुत बड़ा मधुर और शिष्ट किस्म का ह्यूमर उसमें आता है। अब इन दोनों चीज़ों को जिस तरह से रमाकांत जी अपनी रचनाओं में समावेश करते हैं ये बड़ा एक कठिन होता है और इस उनकी शैली को जब विचारधारा की घनी छाह मिलती है तब वो बहुत पल्लवित होती है और हम तक बहुत आसानी से पहुंच जाती है। इसीलिए हम उनकी रचना धर्मिता या उनका रचना धर्म कह सकते हैं। बिना किसी संशय के मैं ये कह सकता हूँ कि परसाई जी अगर परसाई जी विशुद्ध कथाकार होते, परसाई जी ने कहानियाँ भी लिखी हैं और इसके बारे में आपको मुझसे ज़्यादा मालूम है, लेकिन अगर वो विशुद्ध कथाकार होते, व्यक्तित्व विधा को छोड़ करके केवल कहानियाँ लिखते होते तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि उसका जो तर्ज बयां होता वो रमाकांत श्रीवास्तव जी जैसा ही होता है। और ये मैं मान करके चलता हूँ कि इस कमेंट में रमाकांत श्रीवास्तव की महत्ता है, उनके लेखन का गौरव है और वो जिस किस्म का लेखन लिख रहे हैं कर रहे हैं उससे उनकी प्रवृत्तियों का पता चलता है और उसका ऐतिहासिक महत्व भी हमारे सामने आता है। आमतौर पर ये आरोप लगाया जाता है और वैसे तो रमाकांत जी भक्त को लगाया भी गया है कि ये कथाकार के तौर पर वो अपनी कहानी निरपेक्ष भाव से नहीं कहते हैं। जीवन और जगत को लेकर उनकी जो निजी धारणाएं हैं और जो उनकी स्वतः स्वीकार की गई प्रतिबद्धताएं हैं वो उनकी कहानी की दशा और नियति को चुनती हैं। अब इस पर मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहूँगा कि प्रतिबद्धता पर बहुत बहसें हो चुकी हैं और एक पूरा समय साहित्य का इसी में समर्पित हो चुका है। लेकिन एक बात कहना जरूरी है, जो इस तरह का जो आरोप लगाते हैं हमारे मित्र ही लगाते हैं और साहित्य जगत में पहचानना मुश्किल होता है कि मित्र कौन है और शत्रु कौन है। इसलिए जो ये मिश्र किस्म की प्रजाति है इससे जब कभी इस तरह की बात निकलती है तो मैं कहना चाहता हूँ कि प्रतिबद्धता लेखक की किसी भी विचारधारा के प्रति होती हो तो होती हो, उसकी मुख्य प्रतिबद्धता मानवीय मूल्यों के प्रति होती है, मनुष्यता के प्रति होती है और जो विचारधारा मनुष्यता के प्रति ज़्यादा कमिटेड होती है, मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठा देती है, वो विचारधारा ज़्यादा बेहतर होती है और उसके प्रति अगर किसी की प्रतिबद्धता है तो वो कोई गलत नहीं है। अगर किसी दिन वो ऐसी बातें अगर कोई लेखक लिखता है, प्रतिबद्ध लेखक ऐसी बात लिखता है जो कि दक्षिणपंथी राजनीति को सपोर्ट करती है या कि आपके बुर्जुआ वर्ग के हितों को ज़्यादा प्रश्रय देती है, तब आप कह सकते हैं कि प्रतिबद्धता का नाटक है। लेकिन रमाकांत जी का जो लेखन है वो साफ तौर पर प्रतिबद्धता का लेखन है और उनकी प्रतिबद्धता मानवीय मूल्यों के प्रति है, मनुष्य के प्रति है, मनुष्य के हितों के प्रति है, इस समाज में मनुष्य की क्या स्थिति होनी चाहिए उसके बारे में है और हमारा भविष्य, हमारी नई पीढ़ी का भविष्य कैसा होना चाहिए, कैसा जीवन हम चाहते हैं, कैसा समाज हम चाहते हैं, कैसा देश हम चाहते हैं, इसकी एक रूपरेखा, एक उसकी आशा की किरण, एक उम्मीद उनकी कहानियों में होती है। मित्रों, मैं उनकी बहुत सारी कहानियों के बारे में बात करना चाह रहा था लेकिन समय बहुत ये भोजन का समय हो रहा है और मुझे लगता है कि आप मुझसे ज़्यादा भोजन करना पसंद करेंगे, तो मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ, डालता हूँ।
अभी तो शुरुआत ही है और उनकी बहुत सारी कहानियों पर लगातार बातचीत होती रहेगी, लेकिन उनकी चैंपियन कहानी जो है वो सर्वश्रेष्ठ कहानी है और मैं हिंदी साहित्य में उसको एक काल्पनिक रचना के तौर पर दर्ज करता हूँ। चैंपियन कहानी जो है वो ग्रामीण भारत के में जो है जिसको हम लोगों ने बहुत नज़रअंदाज किया है। इस प्रतिस्पर्धा के युग में हम उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाते हैं और उस तरह से उस इलाकों के बारे में उनमें जो प्रतिभाएं हैं उनके बारे में बहुत कुछ नहीं जानना चाहते हैं। वहाँ के एक माझीलाल का लड़का, शायद माझीलाल नाम रहता, तो उस लड़के के बारे में है और उसके साथ हमारी भारतीय परंपरा के जो उच्च आदर्श हैं उस लड़के के सामने आते हैं। ये मान करके चला जाता है कि अधिकतर प्रतिबद्ध लेखक जो लोग हैं वो पश्चिमी विचारों का ज़्यादा अपने लेखन में समावेश करते हैं, लेकिन इसके बारे में आप अलग से बहस कर सकते हैं, मुझे तो कोई लेना देना नहीं। लेकिन रमाकांत जी जब करते हैं अपने लेखन करते हैं तब उनके लेखन में एक घोर आदर्शवाद होता है जो प्रेमचंद और अमरकांत की परंपरा को वहन करते हुए उनके पास तक आया है। इसलिए वो यथार्थ पर भी नजर रखते हैं और उस आशा की किरण पर भी नजर रखते हैं जो उनकी कहानियों में अक्सर दमकती चमकती रहती है। मित्रों, मैं उनके शतायु होने की कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो एक उपन्यास लिखने की तैयारी में है तो बहुत अच्छा उपन्यास लिखेंगे और हमको जल्दी पुरस्कृत भी करेंगे। मैं अपने मित्रों की ओर से, अपने संगठनों की ओर से, अपने सभी शुभचिंतकों की ओर से उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ कि वो हमारे बीच में है। उन्होंने हमको बहुत कुछ सिखाया, जिन्होंने महावीर अग्रवाल को सिखाया तो समझिए सारे संसार को सिखा दिया। तो लगातार वो हम लोग उनसे सीखने की परंपरा में है, प्रक्रिया में है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सिलसिला जारी रहेगा और रमाकांत जी का की जो यश कीर्ति है, जो यश ध्वजा है, इसी तरह से लहराती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।